एक बार आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो सिलेबस ओपन है, अगर मैं बात करूँ तो ये सिलेबस एमपी सेट और यूजीसी नेट का ओपन है। देखिए आप यूनिट नंबर 2 में यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो लिखा हुआ है सामाजिक संरचना। जब मैं एमपी पीएससी का सिलेबस अगर ओपन करता हूँ तो ज़रा आप एमपी पीएससी के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में देखिए आप सभी लोग सामाजिक संरचना। तो मैं इन्हीं पर बात करने वाला हूँ क्योंकि एमपी पीएससी में डीप में है और यूजीसी नेट वाले अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो हम इन पे चलने वाले हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आज से आप सभी लोगों का एमपी पीएससी में अगर मैं बात करूँ तो साइट ओपन हो चुकी है और आप लोग उसको फॉर्म भरेंगे। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी, कि उसमें सोशोलॉजी यूजीसी नेट दे रखा है। अगर आप सोशल वर्क से हैं तो बेझिझक सोशोलॉजी वाला ही आप करिएगा सभी लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे यूजीसी जो नेट सोशल वर्क क्वालिफाई किया गया है, आप ये नहीं आएगा, वहाँ आएगा यूजीसी नेट सोशोलॉजी करके, और ये वाला आप कॉलम को क्लिक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सोशल वर्क वाला ही कहलाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म भर लीजिएगा। देखिए समाजशास्त्र के में सबसे पहली बार जो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द के बारे में प्रयोग किया था, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी किताब है, बहुत फेमस है, और ये आप लोगों से एमपीपीएससी में श्योर है प्रश्न आएगा सन 1885 में। लेकिन स्पेंसर की संरचना को बहुत ही स्पष्ट नहीं कर सके, तो सामाजिक संरचना शब्द को लेकर विभिन्न मतभेद रहा, मतलब कुछ विद्वानों में मतभेद रहा सामाजिक संरचना को लेकर। तो सामाजिक संरचना में इन्होंने जो है सामाजिक निरंतरता और पुनरावृत्ति जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सामाजिक संरचना का जो मतलब बताया वो सामाजिक निरंतरता को बताया गया या उसकी पुनरावृत्ति को लेकर बातचीत की गई। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया कि संरचना मतलब स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी भाषा में, जिसका अर्थ होता है भवन की संरचना, या आप ये कह लीजिए बनावट कह लीजिए, है ना। 16वीं शताब्दी में अगर हम जिक्र करें आप लोगों से, इसका अर्थ बदल गया। ठीक है, जब इसका अर्थ बदल गया तो वह किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच में इन्होंने परस्पर संबंधों के बारे में बताया, परस्पर संबंधों के संदर्भ में बताया। तो आप ध्यान रखें, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहली पॉइंट तो ये रहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी सन 1885 में हर्बर्ट स्पेंसर, पहली बात। दूसरी बात ये, सामाजिक संरचना का अर्थ, जब विभिन्न विद्वानों में मतभेद वाली बात आएगी तो सामाजिक संरचना और पुनरावृत्ति को लगाएंगे। स्ट्रक्चर की भाषा आपको पता ही है, बनावट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये 16वीं शताब्दी में इसका अर्थ अगर पूछेगा, बताइए जरा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है समाजशास्त्र में, तो आप कहिएगा कि परस्पर संबंधों के संदर्भ में लिया जाए। तो रेसिप्रोकल जो रिलेशन थे उसके संबंध में, मतलब एक प्रकार समाज कह लीजिए और एक तरफ आप व्यक्ति को कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। समाज और व्यक्ति की अगर बात करें तो ये बात एक ही है, इन शब्दों में इसको जो है रिलेट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारे सामने देखिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना बहुत ही या होती है, जो हमारे शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर पेट नाक कान इत्यादि से मिलकर बनती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं तो सामाजिक संरचना शब्द भी आता है। कहता है समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है, और सामाजिक इकाइयाँ जो होती हैं, चाहे वो समूह ले लीजिए, समिति, संस्था, परिवार, सामाजिक प्रतिमान, ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामाजिक संरचना को बताते हैं। साधारण शब्दों में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक संरचना के बारे में आप इन शब्दों को ध्यान रखेंगे, खासकर कि जो समूह है, समिति है, संस्था है, परिवार है, सामाजिक प्रतिमान है, जिसको आप सामाजिक मानदंड भी बोल सकते हो, सीधा सीधा कहिएगा कि यह समाजशास्त्र की एक समाज कार्य में जो है सामाजिक इकाइयों के रूप में जानी जाती है, सामाजिक इकाइयों के रूप में जानी जाती है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और भी थोड़ा सा सरल शब्दों में करके समझाया गया है, मैं आपको नीचे बताता हूँ। स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना शब्द का आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से है, मैंने अभी आपको बताया भी है। सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह, समिति, संस्था, परिवार, सामाजिक प्रतिमान आदि जब एक क्रमबद्धता को दर्शाएंगे ना, तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि ये सामाजिक संरचना है, बस, इसमें कुछ है ही नहीं और कुछ खास। फिर आगे अगर हम बात करें तो ये देखिए, हम हमारे चारों ओर की वस्तुओं की संरचना की भलीभांति समझ सकते हैं। और उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे मकान की संरचना को ले लेते हैं,
जैसे मकान की संरचना में जैसे ईंट, चूना, सीमेंट इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें समाज में भी, तो समाज की में कुछ जो संरचनाएं, जो संस्थाएं हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक संस्था हो गई, सामाजिक मानदंड हो गए, है ना, इन सारी चीज़ों की में जरूरत होती है, सामाजिक तथ्यों के। अब जब सामाजिक तथ्यों का योग हो जाए तो वही सामाजिक संरचना है। तो यूजीसी नेट का बड़ा ही फेमस ये फैक्ट है, आपको बता दूं, एमपी सेट वाले बच्चे और एमपी पीएससी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। दुर्खिम ने यह बात कहा है कि सामाजिक तथ्यों का कुल योग को क्या कहा जाता है, सामाजिक संरचना कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रश्न मैंने देखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा कुछ सामाजिक संरचनाओं में परिभाषा दी गई है, उनको भी देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए हम सबको। देखिए, सामाजिक संरचना में अगर हम बात करें तो एक विद्वान थे रेडक्लिफ ब्राउन विद्वान थे। इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है, जो स्वयं की संरचना संस्था द्वारा परिभाषित होती है और नियमित संबंधों में लगे जो व्यक्ति होते हैं उनके क्रमबद्धता से है। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है परिभाषा को लेकर, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम अगर परिभाषा को लेकर आता है तो आप सीधा सीधा से कहिएगा कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं। पहली बात, मनुष्य ही हैं, और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की क्रमबद्धता को हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक संरचना कहेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें ब्राउन के बारे में, ब्राउन विद्वान भी बहुत ही फेमस रहे हैं, देख सकते हैं जैसा कि आप परिभाषा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए, वास्तविक रूप में पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है ना। तो यहाँ रेडक्लिफ ब्राउन, अच्छा ये अगर हम बात करें श्री ब्राउन के बारे में, तो देखिए इनका कहना है कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा जो क्या होता है, बंधा होता है, परंतु वास्तविक जीवन को देखकर, रियल की जो लाइफ है उसके बारे में देखकर, ऐसे शब्द जब रिप्रेजेंट होते हैं हमारे सामने, तब हमें देखने को मिलता है, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, सामाजिक संरचना। अब वास्तविक रूप में पाए जाने वाला इन संबंधों को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। जब रियल चीज़ें होंगी तो वो सामाजिक संबंध कहलाता है, ठीक है, या सामाजिक संरचना कहलाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टालकाट पार्सन्स बड़े ही फेमस पर्सन है, इनकी परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा। सामाजिक संरचना में अगर हम बात करें, टालकाट पार्सन्स ने कहा है कि परस्पर संबंधित संस्था हो गई, एजेंसी हो गई, सामाजिक प्रतिमान हो गए, और साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की जो विशिष्ट क्रमबद्धता होती है, उसी को हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान और समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की जो विशिष्टता होती है, जो क्रमबद्धता होती है, उसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना में अगर हम बात करें आप लोगों से, टालकाट पार्सन्स महोदय के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आदर्शात्मक प्रणाली, ठीक है, आदर्शात्मक प्रणाली। तो इसका मतलब कि आदर्शात्मक प्रणाली समाज के जो सामने कुछ विशिष्ट और मूल्यों को रखती है, उसको हम कहते हैं आदर्शात्मक प्रणाली। जब हम कोई आदर्श और मूल्य रखेंगे तब, मतलब मूल्य क्या, व्यक्ति के इन मूल्यों के जो प्रति भावनात्मक लगाव है, उसको कहते हैं मूल्य। संस्था और समिति इन मूल्यों के अनुसार ही काम करती है, इसलिए बन जाता है अंतः संबंध क्रिया, तो ये कहते हैं आदर्शात्मक प्रणाली। टालकाट पार्सन्स का नाम। एक बार म्यूट रहिएगा। आपको बता दूं, पद प्रणाली भी सामाजिक संरचना का ही पार्ट है, और सामाजिक संरचना में पद प्रणाली जो शब्द है वो व्यक्तियों की भूमिका को बताती है। वहाँ परिस्थिति आती है, और परिस्थिति के बारे में भी मैं जिक्र करूँगा आप लोगों से, क्या है परिस्थिति। और व्यक्ति शक्ति होता है एक जो है, चलिए ठीक है, सुनिए मैम, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपकी आवाज़ शायद स्पष्ट नहीं आ रही है मेरे पास, है ना, सभी आपके यहाँ से प्रॉब्लम है नेटवर्क, मैं बताता हूँ। देखिए, सामाजिक संरचना, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, सामाजिक संरचना सिंपल भाषा में आप ये देखिए, जो तथ्य हैं सामाजिक के, समाज के जो तथ्य हैं वह रिप्रेजेंट किया गया सामाजिक संरचना को। और जब मैं ये बात आपसे कहा कि सामाजिक तथ्यों के कुल योग को ही हम सामाजिक संरचना कहेंगे,
तो ये बात आप कहते हैं दुर्खिम ने कहा है, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, सामाजिक संरचना में मैंने कहा आप लोगों से पहले भी बता दिया कि जब बात आती है सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था के द्वारा परिभाषित हो रही है, तो वह क्या कहलाता है? सामाजिक संरचना कहलाती है। दूसरी बात ध्यान सुनिए, जब टालकाट पार्सन्स की बात करता हूं तो कहता हूं कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्था है, एजेंसी है, सामाजिक प्रतिमान है। इनके साथ जब समूह के प्रत्येक सदस्यों से ग्रहण कर लिया जाएगा ना, तो इनके ग्रहण किए गए जो पद हैं, जो कार्य हैं, इनके सामाजिक प्रतिमान के, एजेंसी और संस्था के, वह क्या कहलाएंगे? सामाजिक संरचना का। और ये बात टालकाट पार्सन्स की। टालकाट पार्सन्स की भूमिका तो बेसिकली जब हम टाइपों पर बात करते हैं तो वहाँ पर आती है, लेकिन सामाजिक संरचना की तथ्यों में भी इनकी भूमिका आती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा आदर्शात्मक प्रणाली। आदर्शात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि आदर्श और मूल्य को रखती है, और ये व्यक्ति के इन मूल्यों के प्रति जो भावनात्मक लगाव की बात करेगा तो वो कहेगा वैल्यूज़ की बता रहा है। पद प्रणाली की मतलब मैंने बात किया, मैंने कहा व्यक्तियों की इच्छा, आकांक्षाएं, प्रत्याशाएं विविध, अनेक, असीमित होती हैं, है ना। तो इनकी पूर्ति तभी हो सकती है कि यदि समाज के सदस्य उनकी सामर्थ्यता और योग्यता के अनुसार काम करें या भूमिका को निर्धारित करें, तो वो क्या है? आपका पद प्रणाली। फिर उसके बाद मैंने कहा कि शक्ति प्रणाली थी। ये आदर्श मूल्यों को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रत्येक समाज में जो अस्तित्व प्रणाली होती है उसे कहा जाता है अस्तित्व प्रणाली, ठीक तरीके से लागू करने को कहा जाता है। और टालकाट पार्सन ने संरचनात्मक प्रणाली के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप बताएं? कोई बच्चा बताएगा मुझे? 4 टाइप। कितने टाइप को डिवाइड किया है इन्होंने? 4 टाइप। एक था सार्वभौमिक, अभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, चाहो तो लिख भी सकते हैं याद करने के लिए। एक था सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा प्रदत्त सामाजिक मूल्य, चौथा अर्जित सामाजिक मूल्य। तो ये 4 टाइप को किसने डिवाइड किया है? टालकाट पार्सन। ठीक है, ठीक है, एक एक लाइन में बता देता हूं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य क्या होता है, तो क्या कहोगे आप? कोई पूछ ले अगर आपसे तो क्या कहोगे आप? तो सभी जगह एक जैसे होते हैं सार्वभौमिक। हाँ, मतलब सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य वे मूल्य हों जो प्रत्येक समाज में फैले हों और सभी व्यक्तियों के लिए लागू हों। प्रत्येक समाज कुशल कारीगर को अच्छा मानता है। भाई जाहिर से कुशल कारीगर को अच्छा मानता है क्योंकि उनसे उत्पादन कार्य जो है अच्छा और सस्ता होता है। अच्छा, दूसरा है विशिष्ट। विशिष्ट क्या है? विशिष्ट सामाजिक मूल्य क्या होगा? बोलिए एक बार, आप लोग भी बोलिए। पर्टिकुलर जो विशिष्ट मतलब मेरा मानना है पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी में हो स्पेशल, जो यूनिवर्सल। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यानी विशिष्ट सामाजिक मूल्य किसी विशिष्ट समाज की विशेषता बता रहा होगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और वे मूल्य जो विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ यदि चुनाव जाति, धर्म, प्रांत आदि के आधार पर होता है तो इसका अर्थ कि समाज में विशिष्ट सामाजिक मूल्य जो हैं वो क्या है? प्रधानता पर बल देता है। आज भी हैं, कहीं कहीं हैं ऐसी प्रक्रियाएं, विशिष्टता की सामाजिक मूल्य की बात करूं तो आज भी कहीं ना कहीं हैं। इस बात से सहमत हैं आप लोग? जैसे सर कुछ जनजातियां हैं, मतलब जैसे विशिष्ट मूल्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां हैं जो आज भी मतलब जो ट्राइबल्स के जो रूल्स एंड प्रोटोकॉल से सूरज नहीं देखते हैं। पर्टिकुलर मैं उस पर बात करूं। अच्छा। तो उनके कुछ मूल्य हैं उसको लेकर। अच्छा। और शाम के 6 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते, मतलब वो एक पर्टिकुलर उनकी वैल्यूज है, मतलब उन देवताओं के प्रति। अच्छा। पर्टिकुलर ये सभी ट्राइबल्स में नहीं, मतलब हर ट्राइबल्स की भी एक अलग अलग। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए एक हमारे सामने आया प्रदत्त। प्रदत्त सीधी सी बात है। प्रदत्त अगर हम बात करें सामाजिक मूल्य के बारे में तो आप ये बात कहना उचित समझेंगे
कि दूसरे प्रकार की जो सामाजिक संरचना होती है जहाँ जिसका निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर पार्सन ने कहा कि सामाजिक संरचना में आदर्शों का अत्यधिक महत्व होता है और वे आदर्श परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, और इन्हीं आदर्शों के आधार पर जब विशिष्ट प्रतिमानों का निर्माण होता है तो इन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान जो प्रधान समाज है वो प्रदत्त है। तो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफॉर्मेशन जिनका निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्य के आधार पर हो, जिनका निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्य के आधार पर हो, वही सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना होगी, है ना। और जब हम बात करें आप लोगों से अर्जित के बारे में, तो ये तो बड़ा ही इजी है। ये एक अर्जित करने का मतलब इनका सिंपल सी बात ये थी कि कहा कि जहाँ सामाजिक संरचनाएं पारलौकिक मूल्यों को अधिक महत्व दे रही हो, है ना। तो पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत ये रखा कि जहाँ भी इस प्रकार की सामाजिक संरचनाएं पाई जाएंगी, जैसे गांव हो गया, वंश हो गया, परंपरा हो गया, परिवार हो गया आदि, ये सारी चीज़ें जो है अर्जित के अंतर्गत आएंगी। बेसिकली जब पदों को अपने प्रयत्नों द्वारा, कोई पद है अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो तो उसे अर्जित सामाजिक मूल्य कहेंगे, और इसी के विपरीत जब पद अनुवांशिक हो तो उसे हम समाज में प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहेंगे। इस बात से सहमत हैं आप सभी लोग? हाँ, यही होता है 4 टाइप के। तो अभी आप में से कोई बच्चा है जिनको सार्वभौमिक, विशिष्ट, प्रदत्त, अर्जित ना समझ में आया हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो इसको नहीं समझ में पूछ लो, मैं एक लाइन में बताऊंगा अभी। विशिष्ट, अगर फिर तो सबको आ गया, यही समझो मैं। सर एक बार में बता दीजिए। ओके, ध्यान से सुनो, एक बार और सुन लो। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? जो प्रायः प्रत्येक समाज में फैले हैं, जो सभी व्यक्तियों को लागू करेंगे वो सार्वभौमिक होंगे। विशिष्ट क्या होगा? विशिष्ट सामाजिक मूल्य किसी विशिष्ट समाज की विशिष्टता बताएगा, है कि नहीं? बात सही है। तीसरी बात, प्रदत्त। प्रदत्त जब पद अनुवांशिक के आधार पे हो, अनुवांशिकता पे आधारित हो, तो समाज प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहेगा, मतलब अनुवांशिकता पे। हेरिडिटी समझते हो? हेरिडिटी, वंशानुक्रम, वही है ये प्रदत्त। जो चीज़ें जन्मजात, अगर हम बात करते हैं हमें पूर्वजों से मिला है ना, प्रदत्त है। अब अर्जित क्या है? अर्जित जहाँ, हाँ, ट्राइबल्स में कोरकुश जनजाति में हाँ, पटेल पद जो है वो वंशानुगत है। मतलब जैसे भी कहीं वो अपना कबीला बसाते हैं, हाँ, तो एक बार चुन लेते हैं कि ये परिवार पटेल रहेगा, तो वो परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी पटेल बनते चले जाते हैं और वो नियम बनाते हैं हाँ, उस समाज के। ठीक ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम अर्जित की बात करें, जब पद अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त हों, अपने प्रयास के द्वारा प्राप्त किए, जैसे यूजीसी नेट अगर एग्जाम क्रैक कर लिया, जॉब पा लिया आपने एमपीपीएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो ये क्या था? अर्जित था। इसको हम क्या बोलेंगे? अर्जित सामाजिक मूल्य बोलेंगे। बस। कार्ल मैनहीम के बारे में, अच्छा, इन्हीं के आधार पे ना 4 प्रारूप भी हैं, 4 प्रारूप भी हैं। ये तो 4 टाइप थे, प्रारूप तो भी देख लो। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान होगा वो, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान होगा वो, और एक सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान होगा, और एक विशिष्ट अर्जित प्रतिमान होगा, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान होगा, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान होगा, और एक विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान होगा, एक विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान होगा। ये 4 इसके प्रारूप भी हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलो, सेकंड क्या था? सेकंड मैम, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कार्ल मैनहीम के बारे में सुनिए थोड़ा सा।
कार्ल मैनहीम के बारे में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से तो बड़ी ही सिंपल शब्दों में इन्होंने अपनी परिभाषा लिखते हुए कहे हैं। कार्ल मैनहीम कहते हैं कि सामाजिक संरचना शक्तियों के ताने बाने को कहते हैं और जिसके फलस्वरूप अवलोकन और सोचने, ये सोचना है, सोने नहीं होगा, सोचने विचारने के तरीके या ढंग को विकसित करता है, वही क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना कहता है। और ये बात कार्ल मैनहीम के द्वारा बताया गया कि परस्पर क्रिया में निहित जो सामाजिक शक्तियां हैं उन शक्तियों का जाल है ये। सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है, उसे सामाजिक संरचना कहेंगे, है ना। चलिए अब देखिए हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि सामाजिक संरचना को भूमिकाओं के उन परिचित प्रतिमानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मुख्य रूप से समाज कार्य या क्रिया के पूर्ति के लिए संगठित हो, है ना, क्रिया की पूर्ति के लिए संगठित हो। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय मतलब इन्होंने कहा कि भूमिकाओं के प्रतिमान को रखा और जो मुख्य रूप से समाज कार्य और क्रिया की पूर्ति कर रहा हो, बस क्रिया की पूर्ति, समाज कार्य की पूर्ति कर रहा है। और ये बेसिकली हर्बर्ट स्पेंसर है, ये हर्बर्ट स्पेंसर है। हैरी एम जॉनसन की बात अगर हम लोग करें, इनका कहना है कि सामाजिक संरचना के अध्ययन से हम समग्र और संपूर्ण वस्तुओं के अंतर्गत विभिन्न अंगों के अंतः संबंध या क्रमबद्धता का जो है अध्ययन करते हैं। देखिए समाजशास्त्र में समग्रता शब्द ऑगस्ट काम्टे भी करते हैं। समग्रता गेस्टाल्ट थेरेपी में बात करता हूँ तो मैक्स मर्दिमन, कोरफका जैसे का नाम आता है ना, कोहलर का नाम आता है। लेकिन जब हम कहते हैं बात समग्रता में किसको लेकर, सामाजिक संरचना का अध्ययन के लेकर, संरचना में तो संरचना में नेडल का नाम आता है, जो अंतः क्रिया या अंतः संबंध या क्रमबद्धता का अध्ययन हो तो वह क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना कहलाता है, नेडल के द्वारा। ठीक है, ये नेडल के द्वारा। उसके बाद देखिए मैकाइवर एंड पेज। अब देखिए मैकाइवर पेज के बारे में। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके जो संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण कर रहा हो। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणी हैं उनकी विभिन्न प्रकार की जो एटीट्यूड है, मनोवृत्तियां हैं और रुचि जो है उनके कार्यों को जब प्रकट कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना कहता है। इनकी परिभाषा कैसे याद होगी, सिंपल सी बात है, केवल मनोवृत्ति याद रखो, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, यह शब्द जब कहीं मिले वो सीधा मैकाइवर पेज का। बाकी तो आपको पता ही सामाजिक संबंधों का जाल है, इनकी परिभाषा वो भी इम्पोर्टेंट है ही है। और शक्तियों का जाल है, सामाजिक शक्तियों का जाल है तो कार्ल मैनहीम का नाम आ जाएगा, कार्ल मैनहीम का नाम आ जाएगा। C.A. कोजर का नाम देखते हैं हम लोग। कोजर महोदय फेमस विद्वान है, ये संघर्ष में इनका नाम हमें देखने को मिलता है। इन्होंने सामाजिक संरचना का तात्पर्य बताया, आशय कहा कि विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है। देख सकते हैं आप कि संरचना का तात्पर्य है सामाजिक इकाइयों और तुलनात्मक स्थिर और प्रतिमानित संबंध से है, और वही सामाजिक संरचना है। इतनी परिभाषा आप सबके लिए काफ़ी है ना। और आगे हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के तत्वों के बारे में। देखिए तत्व क्या है, इसके जो तत्व हैं, एक सामाजिक परिस्थिति है। सामाजिक परिस्थिति सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है, तो सामाजिक परिस्थिति को मानी जाती है। अब परिस्थिति दो टाइप की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। यहाँ आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानें, ये कौन कौन सी परिस्थिति होती है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें, अभी मैं आपको परिभाषा पे ही लेके आऊँगा। जो भी कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे, हमें उसको समझ लेना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को
एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति कहते हैं। अब आप समझे, कोई सोशल सिस्टम है और उसमें किसी व्यवस्था या किसी व्यक्ति को एक समय में जो विशेष स्थान आप दे रहे हैं वह क्या कहलाता है, परिस्थिति कहलाता है, स्टेटस कहलाता है। अब परिस्थिति की अगर हम बात करें तो उसकी परिभाषा इलियट एंड मेरिल ने कहा कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जो किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह और प्रयासों आदि के कारण प्राप्त होता है, उसे इन्होंने कहा ये स्टेटस है, ये परिस्थिति है ना। अब ये पेपर में नहीं आता है आप लोगों को, अभी बताऊंगा, इसके टाइप से आते हैं। अकबन और निमकाफ ने बोला कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा कि वह समूह में व्यक्ति के पद को प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी परिभाषा जो पद को रिप्रेजेंट करे वही परिस्थिति है, ठीक है। लिंटन महोदय की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में प्राप्त जो स्थान होता है वही क्या कहलाता है, सामाजिक परिस्थिति कहलाती है, सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। अब परिस्थिति की अब विशेषता थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समय के या उस समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मूल्यों द्वारा होता है, जहाँ संस्कृति यह तय करती है कि किसने किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और क्या भूमिका निभाया जाएगा। सिंपल शब्दों में है सब चीज़। फिर कहता है कि परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में, मतलब दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू में समझा जा सकता है। कैसे? एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों से होता है जो उनसे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि प्राचार्य की परिस्थिति को प्रधानाध्यापक को और छात्रों की परिस्थिति के संदर्भ में समझा जा सकता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में। मतलब यह परिस्थिति जो होती है दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में भी हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि एक ही परिस्थिति का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अलग अलग या अपने अपने ढंग से भी किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई और समाज या समान ढंग के भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। आप व्यक्तिकरण का सिद्धांत यहाँ पे लागू करके समझ सकते हैं। प्रत्येक स्थिति व्यक्तियों के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होता है और व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थिति प्राप्त करता है, ये भी बात जानते हैं, है ना। और विभिन्न अवसरों पर उसके अनुरूप में अपनी भूमिका भी निभाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति एवं पुत्र के रूप में, ठीक है, व्यक्ति के डॉक्टर है तो यहाँ पे पिता के रूप में, पति जो है पुत्र के रूप में बताया जा रहा है ना। और विभिन्न परिस्थिति की धारणा है और उनका निर्वाह अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप काम करता है, ठीक है। परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थितियों में समूहों में बटा होता है और इन परिस्थिति के आधार पर आप किसी समाज की विशेषता को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जो पहली भूमिका ये है कि भाई सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैल्यूज़ की जहाँ पर बात होगी, जहाँ परिस्थिति प्रदान की जाएगी, किसी की भूमिका रिलेट कराया जा रहा है उसकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, उसके मूल्यों से, तो वो परिस्थिति हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि एक परिस्थिति जो होती है दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में समझा भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ढंग से होती है, तो भाई हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, इसलिए भूमिकाओं का निर्वहन भी अलग अलग तरीके से करेगा, समान नहीं हो सकता, इसलिए आपकी तीसरी पॉइंट बन जाएगी। चौथी पॉइंट यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होता है, जो व्यक्ति समाज के साथ अनेक परिस्थिति में निभा सकता है। बात सही है। जैसे अगर आप शिक्षक हैं तो विद्यालय में आप अपने बच्चों के ही शिक्षक के रूप में पढ़ाएंगे और जो बच्चा आपका है वो स्टूडेंट के रूप में पढ़ेगा। वही अगर आप घर पे आ जाएंगे तो ये स्थिति खत्म बन जाती, मतलब स्टेटस जो होता है आपको वो खत्म हो जाता पद। फिर यहाँ पर आप पिता के रूप में भूमिका निभाते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज की जो परिस्थितियाँ होती है वो समूह में बट जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जो परिस्थिति जो स्टेटस है वो जो समाज है उसमें सभी समूहों में वो बट जाता है, उसकी ये भूमिका है, उसकी ये भूमिका है
है ना। तो इन समाज की जो विशेषता के बारे में बताता है वो कहीं ना कहीं परिस्थिति को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, और भी है, देखिए 6 नंबर पे बात करें, प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा बड़ी ऊंची मानी जाती है पश्चिमी देशों में। नंबर 7 पॉइंट पे कि एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थिति का धारण करता है किंतु वह सभी का निर्वहन सामान्य योग्यता और कुशलता के साथ नहीं कर पाता है ना, ये नहीं कर पाता है। और एक व्यक्ति अगर हम बात करें तो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है किंतु वह एक असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बात करते हैं समाज में पूछ एवं निम्न स्थितियों के कारण सामाजिक संस्करण और विभेदीकरण भी पैदा होता है जो उदग्र और क्षैतिज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में जानते हैं। समाज में कुछ परिस्थिति होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है और दूसरी ओर कुछ परिस्थिति होती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता के प्रयासों से अर्जित करता है ना। तो ये भी है। तो अर्जित और प्रदत्त भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप के रूप में तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। परिस्थिति में अगर हम बात करें प्रदत्त वाले में तो क्या बनेगा प्रदत्त, जिससे कि आप जानते भी हैं, बताइए जरा एक बार, आपको पता है। हेलो, आवाज़ जा रही है मेरी? जी हाँ, जरा एक बार बताएं। सर, जो हमें जन्म से मिली होती है वो प्रदत्त। ओके, ठीक है। जो बेसिकली हम लोग को मतलब किसी दूसरे से जैसे विरासत में मिलती है या फिर किसी दूसरे के द्वारा ही मिलती है ना, उसको हम लोग प्रदत्त बोलते हैं। प्रदत्त, ओके, ठीक है। चलिए, प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। आप अपने स्थिति पर जो है, अपने लेवल पर आपने अपनी बातों को रखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रदत्त परिस्थिति में समाज में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति के गुण पर ध्यान दिए बिना उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वतः का मतलब स्वयं, है ना, प्राप्त हो जाता है। और वह परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने या अगर हम बात करें व्यापार या परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है। नहीं, देखो यहाँ पे ना जन्म लेने परंपरा पर बात की जा रही है, जन्म व परंपरा, यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है। और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जब उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ नहीं जानता है और समाज में परिस्थितियाँ पहले ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती है ना। तो विश्व के सभी समाजों में परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और परिस्थितियाँ पर हर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे स्त्री या पुरुष का होना, बालक या युवा होना, सुंदर व बदसूरत होना, लंबा और छोटा होना, लिंग भेद, नातेदारी, प्रजाति, जातिवाद, अवैध संतान, परिवार में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने व माता पिता की मृत्यु या विवाह विच्छेद आदि की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखते हुए उनकी परिस्थिति प्रदान की जाती है। इसको कहते हैं ये प्रदत्त है ना। प्रदत्त परिस्थितियाँ आप समझ गए होंगे। केवल इतनी बात ध्यान रखें आप लोग कि ये जो है वंशानुक्रम पर आधारित है। किस पे आधारित है? वंशानुक्रम पर आधारित है, अनुवांशिकता पर आधारित है, जो जन्मजात होती है ना, जन्म से मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदत्त। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदत्त बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। अब फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, प्रदत्त परिस्थिति आपको समझ में आ गई? हाँ। अब प्रदत्त परिस्थिति की बात अगर मैं करूं तो इसके कुछ निर्धारक आधार होते हैं। जैसे में अगर आप देख रहे हैं तो एक शब्द आता है हमारे सामने, लिंग भेद। आप देख रहे हैं लिंग भेद शब्द। सिंपल शब्दों में आपसे मैं बताऊं तो विश्व के विभिन्न समाजों और संस्कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री और पुरुष की परिस्थिति एक दूसरे से हमेशा भिन्न रही है। जैविकी आधार पर बात करो, बायोलॉजिकल आधार पर बात करो
तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक कमज़ोर और भावुक और अंधविश्वासी होती हैं। बच्चों के पालन पोषण और घरेलू कामों के कारण भी स्त्रियों को कार्य नहीं दिए जाते हैं। इनके अलावा, है ना, जिनका संबंध शक्ति और साहस से होता है। अधिकांश समाज में लिंग भेद जो है व्यक्ति की प्रदत्त स्थिति का प्रमुख आधार बनता है। लिंग भेद तो आधार में अगर प्रश्न बनेगा तो आप मानिएगा कि लिंग भेद आता है प्रदत्त में। फिर उसके बाद आता है एक आयु भेद। अगर हम आयु भेद की बात करें तो ये क्या होता है? आयु भेद आयु की भिन्नता के आधार पर विश्व के लगभग सभी समाज में विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति एक दूसरे से भिन्न होती है। समाज एक बच्चे अथवा किशोर की तुलना में युवा और प्रौढ़ लोगों को अधिक अधिकार देता है। वृद्धावस्था को प्रत्येक समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ना। प्राचीन भारत, चीन, जापान में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारण करने में आयु को हमेशा ही विशेष महत्व रहा है, आयु का, है ना। तो इसलिए आयु भेद भी पाया जाता है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। नातेदारी, एक शब्द आता है नातेदारी। नातेदारी क्या होता है मालूम है आपको? बताएंगे नातेदारी? वो रिश्तेदारी सर। ओके, बहुत प्राचीन काल से बात कर रहा हूँ। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जिसमें परिवार नातेदारी समूह की स्थिति प्रभावित होती रहती है। एग्जाम्पल तौर पे या साधारणता अगर हम लोग बात करें कि व्यक्ति के माता पिता और दूसरे स्वजन यदि योग्य, प्रतिभाशाली और पश्चिमी हैं तो वह व्यक्ति भी उन्हीं गुणों से संपन्न होगा। तो नातेदारी के आधार पर ही व्यक्ति को अपने परिवार में ही कुछ ऐसी विशेषताएं या ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होती हैं जिनके लिए उसे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता है। तो नातेदारी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक टाइप का प्रदत्त परिस्थिति है नातेदारी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है जन्म, है ना। अब जन्म क्या होता है? देखो, अमेरिका, अफ्रीका और अन्य जो दूसरे देश हैं उनमें प्रजाति के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की परिस्थिति में भेद करना एक सामान्य सी बात है ना। बहुत लंबे समय से इस भ्रांति का प्रचार किया जा रहा था कि काली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोग अधिक साहसी, योग्य और कुशल होते हैं, क्योंकि इसके फलस्वरूप काली प्रजाति के लोगों को वे अधिकार और परिस्थिति नहीं दी जाती थी और गोरी प्रजाति के समाज को सहज ही प्राप्त हो जाता था, मतलब स्वतः ही उसे वो चीज़ें मिल जाती थी, है ना। तो यहाँ पे प्रजाति के बारे में भी जिक्र किया गया था जन्म के बारे में। और अगर हम बात करें आप लोगों से एक जाति और प्रजाति, इसका मतलब जाति भेद है। जाति एक ऐसा आधार है जो जन्म से ही कुछ व्यक्तियों को दूसरे की अपेक्षा अधिक उच्च मान लेता है। भारतीय समाज में कोई व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य हो और कुशल क्यों ना हो, लेकिन किसी निम्न जाति में जन्म लेने के कारण उसकी परिस्थिति निम्न हो जाती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति उच्च जाति में जन्म लेता है तो कितना भी मूर्ख हो या अकुशल हो जाए, है कि नहीं, उसे एक उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? यस जी सर। उसके पांचों उंगलियों में सोने के आभूषण और रिंग वगैरह रहेंगे, पूरा एकदम फिट फाट में रहेंगे, पूरा पैसा कौड़ी हाई फाई रहेंगे, इस तरह का, चाहे वो पढ़े लिखे कुछ हो या ना हो। हाँ, सही। ऐसा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, ऐसा भी ठीक है। और एक अर्जित परिस्थिति होती है। अब देखिए, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जित वाला, है ना। अर्जित परिस्थिति क्या बोलेंगे आप अर्जित परिस्थिति को? सर जैसे हम लोग मतलब कि कोई भी चीज अपने प्राप्त करते अपने
अपने प्रयत्न से अर्जित अर्जित का करते हैं, मतलब जैसे कि प्राप्त बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त करना होता। बिल्कुल। जैसे हम अर्जित लोग अभी या नेट का बिल्कुल सही आपने बोला। अर्जित कहें या स्वार्जित कहें, बात एक ही होता है। तो स्वार्जित स्थिति व्यक्ति को जन्म से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता है ना, प्रयत्न करना पड़ता है। अर्जित परिस्थिति प्राप्त की जाती है, प्रदान नहीं की जाती है ना। इसके लिए व्यक्ति में होड़ होती है, मतलब एक ललक होती है, और यह व्यक्ति की योग्यता, कुशलता, क्षमता पर निर्भर करता है। समाज में अर्जित परिस्थिति की बात करें तो मुख्य आधार उसका शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और अगर हम बात करें आप लोगों से, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, आय आदि जैसे ऐसे शब्द हैं जो वर्ग सदस्यता अर्जित स्थिति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आता है। तो समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर समाज में आगे निकल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख रहे हैं इस समय इसका आधार एक तो संपत्ति है होगा। सहमत हैं आप इससे? संपत्ति मतलब आधुनिक युग में व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार है और उसके द्वारा एकत्रित की जाती है संपत्ति की सीमाएं। जैसे साधारण तौर पे अगर ये संपत्ति तो सर वैसे मिल भी जाती है ना फादर की। हाँ, ऐसे भी आप कह सकते हो, संपत्ति जो है प्रदत्त परिस्थिति का आधार में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संपत्ति संचय करके करेगा। पेपर में आएगा संपत्ति संचय। संचय मतलब अर्जित करने से, जुटावना से, जुड़ाव से है, कलेक्ट से लिया गया है संचय। तो संपत्ति संचय कर लीजिएगा यहाँ पर, इस पॉइंट में केवल संपत्ति मत करिएगा। केवल संपत्ति से आपकी ये बात सत्य गई है कि संपत्ति का संचय। अब यह आपको समझ में आ गया होगा, ये कहीं ना कहीं अर्जित से लिया गया, मतलब बनाने से लिया गया संपत्ति, है ना। तो व्यक्तियों में अधिक संपत्ति अर्जित की है और वे दूसरे लोगों की तुलना में अधिक साहसी, परिश्रमी, योग्य और कुशल भी है। तो यही कारण है कि निर्धन व्यक्ति की तुलना में एक उद्योगपति की सामाजिक स्थिति काफ़ी ऊंची होती है और इसके बाद भी संपत्ति का संचय अर्जित परिस्थिति का एक तुलनात्मक आधार भी है ना। और एक व्यवसाय है ना, व्यवसाय भी है। व्यवसाय किस तरीके से हो सकता है कि जो व्यक्ति सम्मानित व्यवसाय के द्वारा आजीविका अर्जित करता है वे एक सामाजिक परिस्थिति अर्जित कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सोशल वर्कर, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, व्यवसाय, ये सब जो है अधिक सम्मानित माने जाते हैं। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जैसे शराब का व्यवसाय, चमड़ा का व्यवसाय, पनवाड़ी जानते हो, जहाँ पे गुटखा वगैरह मिलता है, पनवाड़ी उसको कहते हैं, सही बात है। और वैश्यावृत्ति से व्यक्ति चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ले लेकिन वह एक उच्च परिस्थिति अर्जित नहीं कर पाएगा। इस बात से सहमत हैं आप लोग? यस जी सर। है ना। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा, शिक्षा क्या होता है? एजुकेशन। ये जैसे आप लोग कर रहे हैं, यह अर्जित परिस्थिति है। शिक्षा सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। प्रगतिशील प्रजातांत्रिक समाजों में इस कारक को विशेष महत्व दिया जाता है। प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और जज की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता और शिक्षा और प्रशिक्षण के कारण भिन्न होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। जैसे बीए हो गया, डिप्लोमा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, ये सब अलग होता है। राजनीतिक सत्ता मतलब लोकतांत्रिक समाजों में अगर आज हम बात करें, राजनीतिक अधिकार अर्जित परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। संपत्ति और शिक्षा का अभाव होने के बाद भी कोई व्यक्ति नेतृत्व की कुशलता के द्वारा यदि राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। नेतृत्व की गुण एक अर्जित गुण होता है। कोई समाज नेता की परिस्थिति व्यक्ति को स्वयं ही नहीं दे देता, अर्जित करनी पड़ती है। एक राजनीतिक सत्ता हो गया, फिर उसके बाद विवाह। विवाह क्या होना चाहिए? विवाह में
विवाह भी व्यक्ति का कोई परिस्थिति प्रदान करता है। अब देखिए, विवाह करने पर ही पति पत्नी माता पिता एवं अन्य परिस्थितियाँ जैसे जीजा जमाई बहू भाभी आदि प्राप्त होता है। विधवा सजायता और अंतर जातीय विवाह करने पर एक विवाह और बहुविवाह करने आदि के आधार पर समाज में भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। क्यों ये नहीं होगा? किसी बच्चे कह रहा था नहीं होगा, क्यों भाई बताइए, नहीं होगा क्या? होगा सर, कैसे नहीं बिल्कुल होगा। आखिर वो करेगा तो 100 बार जीते होगा। बिल्कुल, यहाँ पे ना वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन भी बन रहा है ना। लोगों नहीं कह रहा, भाभी बन रही हैं, फिर उसके बाद जीजा साली पता नहीं क्या क्या आ रहा है, सब कुछ उसमें जमाई है ना, बहू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बन रहा है। एक देखो उपलब्धियाँ, अचीवमेंट तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल Yes, sir, होगा। देखो, व्यक्ति द्वारा परिश्रम से प्राप्त विभिन्न स्थितियां जो है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। शिक्षा ले लीजिए, सामाजिक कार्य ले लीजिए, राजनीतिक ले लीजिए, आर्थिक खेलकूद ले लीजिए। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है ना। सोशल वर्कर भी ऊंचा ही होता है, इस बात को ध्यान रखें आप सभी लोग। इनमें कुछ कॉमन से अंतर हैं। इन अंतरों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रदत्त और परिस्थिति में, प्रदत्त व्यक्ति जो होता है, प्रदत्त जो स्थिति होती है व्यक्ति को समाज द्वारा प्राप्त होती है। इस बात से आप सहमत रहना। प्रदत्त समाज द्वारा प्राप्त होती है, जिसके लिए उसे कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता है, परंतु अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से होगा। अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। एक चीज तो ये सही है। यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति को प्रदत्त स्थिति जन्म से प्राप्त है, किंतु अर्जित परिस्थिति जन्म का कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि अर्जित परिस्थिति किसी भी उम्र में प्राप्त हो सकती है। पढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी। प्रकृति के आधार पर देखिए, यहाँ अगर हम बात करें जो है प्रदत्त परिस्थिति का प्राकृतिक स्वामित्व होता है, अर्थात अधिकांश यही अस्थायी होता है। मतलब एक प्रकार से प्रदत्त जो परिस्थिति है वो अस्थायी है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की क्षमता गुणों पर आश्रित होती है, अतः इसकी प्रकृति अस्थायी होती है ना। आस्था, क्षमताओं और गुणों को समाप्ति पर नष्ट हो जाता है। ये महत्व के आधार पे प्रदत्त परिस्थिति का महत्व परंपरागत समाजों में अधिक होता है, बात तो सही है, और आधुनिक समाजों में अर्जित परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये भी बात सत्य है। एक है आपकी सांस्कृतिक, जी बताएं। जैसे इसमें बोला कि प्रदत्त अस्थायी होती है और अर्जित अस्थायी, प्रदत्त अस्थायी होती है और अर्जित अस्थायी होती है, तो इसमें सर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा? देखिए, अपेक्षाकृत ये प्रदत्त जो होता है स्थिर होता है, और स्थिर होने के नाते ये अस्थायित्व है, या अस्थायित्व में, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अस्थायी है ना। ठीक है, ये एक प्रकार से अपेक्षाकृत स्थिर होता है। मतलब जैसे क्या हुआ इसमें ना, बेसिकली जैसे जो प्रदत्त है वो तो उसे ऑलरेडी मिलेगी, तो ये स्थिर हुआ, अस्थायी हुआ ये। लेकिन अस्थायी क्या होने का, अगर वो चीज मेरा खत्म हो गया, अगर मेरे को प्रदत्त में मिला और वो चीज मेरे पास अगर खत्म हो गया, तो फिर वो कैसे अस्थायी हो जाएगा सर? क्या चीज खत्म हो जाएगा? लाइक कुछ नहीं, क्या खत्म, वो तो एक मीनिंग बताने की कोशिश की जा रही है ना कि ये प्रदत्त परिस्थिति, इसको बोलते हैं, ये खत्म कैसे होगी? मतलब कोई चीज, अब आपको जैसे जो जॉब मिल गई तो वो अर्जित में आ जाएगा, जॉब खत्म हो जाएगी एक दिन, समय आएगा 60 साल का रिटायर हो जाएंगे आप लोग, तो अर्जित है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील है ना। जाति थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, अब आप चाहो तो जाके बदल लो, हो गए, लिंग हो गए, तो उसके बाद मिलता है। हाँ, अब ये अलग की बात है कि आपने जेंडर चेंज कर लिया और क्या नाम है, अलग चीजें परिवर्तन कर लिया। वैसे सोचेंगे तो जो हम लोग नॉलेज लेते हैं या फिर जो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं वो भी तो नहीं खत्म होता। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन परिवर्तन तो शील है, खत्म थोड़ी होगा वो तो हमने अर्जित किया तब ज्ञान रहेगा ना हमारे पास।
हमने ज्ञान ले लिया अब। अच्छा। हाँ, ज्ञान हमने ले लिया, अब थोड़ी खत्म होगा, वो हमने अर्जित किया ही तो है वो। तो सर इससे इससे मतलब कि ऑप्शन को कोरिलेट कर सकते हैं कि जो जो ऑप्शन रहेगा उसमें अगर उससे वेरीफाई करके देख सकते हैं कि अगर लगे कि नहीं ये अस्थायी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर बिल्कुल। नहीं है, तो फिर वो उसमें जाएगा। हाँ, उसको हम बिल्कुल लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं सर। ठीक है, सांस्कृतिक आधार ठीक है पे सर, थैंक्स। प्रदत्त परिस्थिति में जो है समाज के मूल्य की ओर विश्वास और भाव जुड़ा रहता, भावनाएं जुड़ी रहती है। एक बार म्यूट हो जाइएगा। और अर्जित परिस्थिति में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संस्कृति की बात करें तो अभी भी देखो कुछ लोग कहते हैं ना, पुराने ख्याल के जो लोग होते हैं वो अभी भी लव मैरिज को रेफर नहीं करते, मतलब उसको उसके खिलाफ ही रहते हैं पुराने लोग, है ना। अरेंज मैरिज पे ज़्यादा बल देते हैं, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पे बात किया जाए। शहर में भी कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि शहर में नहीं है, शहर में भी हैं अभी भी, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, है ना, आप लोगों के घर में ही होंगे। आगे बात करते हैं हाँ, अब देखिए प्रतिस्पर्धा के आधार पे बात करें। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का स्थान ही नहीं होता। जो चीज़ मिल गया किससे भैया काम करना, कुछ नहीं, है ना, वो नहीं होता है। क्यों क्यों किया जाता है? तो निश्चित आधारों के व्यक्ति बिना परिश्रम से प्राप्त हो जाता है, जबकि अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा में विजेता होना पड़ता है ना। प्रतिस्पर्धा का आधार भी मानता है ये अंतर। सुरक्षा के आधार पे प्रदत्त परिस्थिति प्रकृति जो उसकी अस्थायी होती है, अतः व्यक्ति में सुरक्षा का भावना प्रदान की जाती है। लेकिन अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति की सुरक्षा की भावना प्रदान नहीं की जाती है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति प्रकृति के अस्थायी रूप में है। अधिकार की बात करें, प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य आधार क्या है? जन्म, लिंग, आयु, जाति, नातेदारी, संपत्ति प्रमुख है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट नंबर 7, IMP करके नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ये प्रश्न आपको बनाएगा पेपर में। अर्जित परिस्थिति के आधार पर शिक्षा, व्यवसाय, खेलकूद की योग्यता, साहस, वीरता और अन्य अधिकार प्रमुख इसमें है। ठीक है, ये IMP पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये IMP है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज़ तो आपको पता है, ये प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति बताया किसने है? राल्फ लिंटन ने बताया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द राल्फ लिंटन ने बताया है। तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया अर्जित में क्या क्या आता है, ये चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी, परिभाषा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक इन्होंने द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी एक किताब लिखी है, जहाँ पे इन्होंने परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को व्यापक लेवल पर प्रस्तुत किया था, राल्फ लिंटन ने। इनके बारे में अभी आप लोगों को साथ पेपर में नाम भी आया था पे एग्जाम में इनका, UGC नेट में, राल्फ लिंटन, है ना। याद नहीं आ रहा होगा आप लोगों के साथ, लेकिन इनका नाम मैंने देखा है पेपर में। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए। 1936 में स्टडी ऑफ मैन की एक किताब लिखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1936, जिस समय TISS आया था, है ना। प्रदत्त जन्मित परिस्थिति, जिस स्थिति या सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति का कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं, जो व्यक्ति जन्म से प्राप्त हो जाता है उससे जन्मित परिस्थिति भी कहा जाता है या प्रदत्त परिस्थिति भी कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, शूद्र वर्ग की तुलना में उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उन्हीं के आधार पे, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, बस ये आपका प्रदत्त और परिस्थिति हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करिए, सामाजिक संरचना पे मैं बात कर रहा था आप लोगों से, यहीं से बताना शुरू किया था तत्व में। ठीक है, तो आपको समझ में ये आ गया होगा। फिर सामाजिक भूमिका, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति में या व्यक्ति से जिस व्यवहार की आशा की जाती है उसे भूमिका कहते हैं। पेपर में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भाई बताइए सामाजिक भूमिका क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछ लेता है सवाल। तो व्यक्ति जिस समाज व्यवहार की आशा की जाएगी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, वही क्या कहलाती है? भूमिका कहलाती है। सामाजिक संरचना का वह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो भूमिका का संबंध व्यक्ति के कर्तव्यों और शक्तियों से रिलेट कराया गया। भूमिका क्या है? कर्तव्य और शक्तियों को रिलेट कराया है। ठीक है, आदर्श नियम एक है, सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आदर्श नियम है, हमारा व्यवहार आदर्श नियमों द्वारा निर्धारित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं हैं, देखिए ये अमूर्त होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अनेक उप संरचनाएं, छोटे छोटे उप संरचनाएं, जैसे परिवार, संस्था,
नातेदारी, समूह, जाति, वर्ग, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं आदि जो होते हैं ये क्या है, उप संरचनाएँ हैं। समाज की संरचना क्रमबद्धता से पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। सामाजिक संरचना समाज के जो है बाल स्वरूप को प्रकट करती है, सभी इकाई जैसे जाति हो गया, धर्म, परिवार, विवाह आदि संरचना के प्रतिमान को प्रकट करती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक प्रक्रिया हो जाती हैं भाई कि सहयोग क्या, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, इन चीज़ों पर रिलेट करेगा। ठीक है, प्रत्येक समाज की जो संरचनाएं होती हैं वो विशिष्ट प्रकार की होती हैं। ठीक है, बड़ा ही इजी है, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि प्रत्येक समाज की संस्कृतियाँ है ना, या दूसरे समाज की संस्कृति से भिन्न होती है, बिल्कुल बात सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपका ये सामाजिक संरचना भी आपका समाप्त हो गया। जो इम्पोर्टेंट था देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको कि इसके जो स्वरूप दिए हैं टालकाट पार्सन्स ने, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य, इनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रारूप हैं उसके, यहाँ आप देख सकते हैं। और सामाजिक संरचना के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो ये भी नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हैरी एम जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 2 स्तर बताए थे, एक प्रकारात्मक, एक संरचनात्मक। ये उप प्रणालियाँ हैं। ठीक है, सामाजिक संरचना की किसने? जॉनसन ने। प्रकारात्मक, संरचनात्मक, दोनों बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती हैं, जबकि संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त होती हैं, समूहों में बनी होती है, इसलिए ये मूर्त होती है। समाज चीज़ें अमूर्त है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। समूह आपका मूर्त होता है। तो समाज में क्या रिप्रेजेंट होता है? प्रकार। और समूह में क्या रिप्रेजेंट होता है? संरचना। और संरचना क्या होती है? मूर्त। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहीं आपकी जो क्लास है समाप्त हो गई। समाज क्या होता है? समाज और समूह? सर जो समूह होता है, समूह की बात करेंगे संरचनात्मक आधार पे, तो वो आपका मूर्त होगा। समूह में मूर्त होता है, हाँ मूर्त होता है, जो चीज़ें दिखाई देती है। और जब समाज की बात करते हैं सर, तो प्रकारात्मक उप प्रणाली के आधार पर बात करेंगे तो ये अमूर्त होता है, क्योंकि समाज अमूर्त है। तो समाज में समूह, समुदाय सब कुछ आ जाता है, उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपका ये बन जाता है। जहाँ काउंटेबल चीज़ें आएँ उसको मूर्त में रखें, जहाँ अनकाउंटेबल चीज़ें आएँ उसको अमूर्त करिए। जिसको देख सके, सुन सके, स्पर्श कर सके, मूर्त। जिसे देख सुन ना सके, स्पर्श ना कर सके, छू ना सके, वो अमूर्त। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। आप लोगों का यहाँ ये पॉइंट कवर हो, यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपका ये कवर हो गया। परिस्थिति, सामाजिक संरचना का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, और फिर उसके बाद परिस्थिति, भूमिका। अब हमारे सामने आता है यहाँ पर जो है भूमिका पुंज शब्द, भूमिका पुंज शब्द आएगा। इसके बारे में परिस्थिति पुंज, परिस्थिति क्रम, भूमिका संघर्ष, ये पॉइंट आए। ये कल की क्लास में मैं इसको कवर कर दूंगा। फिर आपका समूह का सामाजिक समूह चलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे यूजीसी नेट वाले में भी, तो हमारे लिए जो है संघर्ष शब्द यहाँ पे आएगा। बाकी हम प्रकारात्मक पर भी बात करेंगे अलग से, द्वंद्वात्मक, संरचनात्मक भी बात होगा, उत्तराधुनिकता पर भी बातचीत होगी हमारी। फिर स्तरीकरण आप लोगों का आ जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण वाला प्रक्रिया भी चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासेस 6:30 डेली रहेगी आप लोगों की। 1 मिनट में आप सबकी जो क्लासेस 6:30 पर डे चलेगा। ठीक है, और याद रखेंगे आप सभी लोग ये। और 8:30 एक क्लास चलेगी आप लोगों का पर डे, और एक क्लास आपकी 1 PM चलेगी। तीनों क्लास हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जून में पेपर है, इसलिए थोड़ा सा नोट्स बनाएं और थोड़ा आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई भी करें। क्लास समाप्त होने के बाद जो IMP नोट्स करवाता हूँ उसको एक बार रिवीजन कर लिया करें, और जो PDF में दे रहा हूँ आप लोगों को उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लिया करें आप लोग। ठीक है, दोपहर क्लास का रिकॉर्ड वीडियो भेज दिया। ओके सर, कोई बात नहीं। दोपहर की क्लास की वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में चला जाएगा, आपके ग्रुप में चला जाएगा दोपहर। ठीक है सर, जी। सर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है। हाँ, वो 1876 में आई थी। 1885 है ना? जी सर। हाँ, 1885 में एक बुक आई थी। ठीक है, कोई और किसी को कोई डाउट है? आपने 1876 से लिखवाया था। 76 लिखवाया था हर्बर्ट स्पेंसर के प्रिंसिपल। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके सर, ओके, सर, नहीं 85 होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो ये क्लास है ये सोशल वर्क वालों के लिए है या सोशलॉजी वालों के लिए है? सोशल वर्क के लिए मैडम, कितनी बार बताऊँ आपको, अभी सिलेबस सामने वो ओपन हुआ है। सिलेबस तो देखो, आप देखो सिलेबस
दिख रहा है? हेलो सर। जी। सर ये डाउट था कि जैसे सर अभी एमपी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, तो सर उसमें ये क्लास से काम आ जाएगी? बिल्कुल 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 आ जाएगी मैम। एक मिनट, 85 मत करिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए 85 में आ गया है, गलत हो गया है, नोट कर लीजिएगा, सही है। ये आपने बताया था 1876 वाला, 76 इज़ द राइट आंसर। 85 आया हुआ है, 1876 करेक्ट करिएगा। सर जो आपने दिखलाई ये पीडीएफ खोला हुआ था ना, इसमें 85 था, बट हाँ हाँ, मुझे अभी याद आ गया। 76 लिखवाया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, है सर ना? उसके अलग से क्लास राइट लगेगी? डाउन करें सर। हाँ, इसको नोट करो मैम, इसको नोट करो, वो गलत आ गया है वहाँ पे, ये नोट करो, ये बेटर है, ये बेटर है। हाँ, क्या कह रहे हो सर आप, अब बताइए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी एमपी असिस्टेंट की भर्ती निकली है, तो ये एमपी सेट में भी काम आ जाएगी और उसमें भी काम आ जाएगी क्या? बिल्कुल, एमपी सेट में देखिए, ये जो आप यूनिट देखिए 2 वाला सर, 2 यूनिट में आप देखिए सामाजिक समाज शास्त्र संकल्पना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक संस्थाएं, देखो यहाँ पे दिया गया है, समूह की व्यवस्था पे सामाजिक नियंत्रण। अब यही देख लीजिए आप यहाँ पर एमपीपीएससी में देखिए, समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति। मैं पूछ रहा था हाँ। कि अपना सोशल वर्क अलाइड सब्जेक्ट है, मतलब अलग से जोड़ा हुआ है हाँ, इसमें, सोशोलॉजी में, हाँ इसलिए हाँ, मेरा डाउट था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जोड़ा गया है ये। देखिए सर, यहाँ यूनिट नंबर 1 में है, यूनिट नंबर जब 2 आप आओगे यहाँ पर, आप देखिए यूनिट नंबर 2 सामाजिकरण मैच करेगा, सामाजिक स्त्रीकरण मैच करेगा। ये अब देखिए, अब ये आपको समकालीन मुद्दे ये भी मैच करेंगे, ऐसी बात नहीं, ये भी मैच करेंगे, ठीक है? ये देखो क्षेत्रीय, भाषी, धार्मिक, जनजाति, ये नहीं मैच करेगा, इसको हटा दीजिएगा। मैं बताता रहूँगा साथ साथ आप लोगों को। थर्ड यूनिट पे, मतलब सोशोलॉजी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये पढ़िए। हाँ, यहाँ पे अच्छे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 3 में देखिए, नेडल के बारे में, रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा हमें डीप पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? डीप हमें पढ़ना। अभी हम सोशल वर्क में नहीं पढ़ेंगे इसको डीप में, यहाँ डीप पढ़ना होगा। मेलिनोवस्की के बारे में हमें डीप में जानकारी रखनी है, इनके बारे में। इस्माइल दुर्खिम के बारे में, जी। इनकी क्लास लगेगी सर कि अलग से, मतलब? हाँ, इनकी क्लास लगेगी, इनकी देखो पैरेटो का नाम आएगा, प्रतीकात्मक अंतरवाद मैक्स वेबर का नाम आएगा, ये अलग है, ये यूजीसी नेट का नहीं है, ये यूजीसी नेट का नहीं, ये है एमपीपीएससी का। देखिए भारत विदा, ठीक है? हाँ, ये सब है, दलितवादी मूल्यों का है, ठीक है? संघर्ष सिद्धांत है, ये देख रहे हैं, संघर्ष सिद्धांत यूजीसी में आएगा। पद्धति देखो, शास्त्र देख लो, पद्धति शास्त्र में अगर हम बात करेंगे तो देखो रिसर्च का पार्ट है, हमारे यूजीसी को रिलेट कराएगा ये, ठीक है? फिर देखिए प्रकारवाद करिए, थोड़ा सा रिलेट कराएगा प्रकारवाद अपने यूजीसी को, लेकिन यहाँ पे डीप में पढ़ना हमें, ये हमें डीप में पढ़ना है ना, डीप में, यही चीज़ है। सभी टॉपिक उधर भी काम आएंगे सर? हाँ, यहाँ देखो एमपीपीएससी आपको डीप है, याद रखें, सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम हो सकता है, ये डीप रहेगा। यूजीसी नेट यही कंटेंट, यहाँ का कंटेंट, वहाँ आपका थोड़ा सा देर का केवल कॉन्सेप्ट समझिए, टाइप समझिए, फैक्ट के रूप में समझिए बस वहाँ। यहाँ फैक्ट नहीं समझना, यहाँ हमें बहुत डिटेल जानकारी रखनी है, लेकिन आएगा ये इसका 90% आपका फैक्ट पर एमपीपीएससी में, 10% ही आपका केवल अप्लाइड प्रश्न बनाए जाएंगे एमपीपीएससी में। बाकी सभी फैक्ट आए, सभी फैक्ट आएंगे, सभी फैक्ट आएंगे, फैक्ट से भरा रहेगा क्वेश्चन से। सर 8:30 वाली क्लास है? हाँ बिल्कुल, 8:30 वाली क्लास है। अब आपकी क्लासेस रहेंगी हमेशा, केवल 2-3 दिन थोड़ी सी दिक्कतें थी, इस वजह से आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, इसके लिए साथ धन्यवाद। अब आप लोगों का जो है क्लासेस पर डे चलेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर होगी। 1 PM वाली भी? हाँ हाँ, सारी क्लासेस रहेंगी अब आपकी, सारी क्लासेस। सबका रिकॉर्ड वीडियो जरूर भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड वीडियो, कंटेंट, पीडीएफ। अब मेरा काम ही केवल आप ही लोगों पर है, पीडीएफ बनाना बस। इसके बाद तुरंत अब पीडीएफ बनाऊंगा, फिर उसका बाद पीडीएफ को अभी शेयर करूंगा, अब फिर उसके बाद यही काम करना है ना, ठीक है? बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए, बहुत बहुत कोई बात नहीं, आप सबको धन्यवाद हम मुझे कहना चाहिए, बोलिए। अरे नहीं सर, आप गुरु के रूप में, हम लोग बहुत जो कहें हम लोग वही सही है। बहुत थैंक्स। चलिए कोई, हाँ क्या कर रहे हो मैम, आप बताइए। सर पीडीएफ कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। अच्छा, पीडीएफ और शॉर्ट कर दें, चलो ठीक है। अब जो है आज से मतलब मेन चीज़ों को रखता हूँ, मेन पॉइंटों को रखता हूँ, ठीक है? सर साथ खुद कर सकते हैं ना पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए आप जैसे मैं जब नोट्स बनवाता हूँ ना, शॉर्ट ही बनवाता हूँ, है ना? तो जैसे मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो, उसको नोट कर लो। जब पीडीएफ आप भेजे ना, हाँ, जो वीडियो जब रिकॉर्डेड पढ़ के फिर पीडीएफ देख के तो उसका नोट खुद बना सकते हैं वीडियो। हाँ बिल्कुल आप, हाँ अगर आप चाहें तो आप ऐसा, तो पूरी भेज देना, मैटर पूरा हो जाए सर।
हाँ, वैसे कंटेंट अगर आपके पास सफिशिएंट मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है ना तो और ठीक लगता है, क्योंकि भविष्य में और जगहों जब आप करेंगे तो वो आपका काम आएगा, है ना, भविष्य में भी। बाकी कोई नहीं, चलो करते हैं तब भी, लेकिन बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, पीडीएफ। ठीक है, चलिए अभी जब 8, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए कह रहे थे थोड़ा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 8:30 पर मैं फिर बातचीत करूंगा आप लोगों से, ठीक है। ठीक ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर।